हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम आपको आपके सेकंड चैप्टर प्रोज के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाले हैं जिसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी। आई होप फ्रेंड्स कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो लॉस्ट स्प्रिंग इसके चैप्टर का नाम है, जिसका मतलब खोया हुआ बसंत है। बट वास्तव में स्प्रिंग यहाँ पे यूज किया गया है चाइल्डहुड के लिए, यानी कि खोया हुआ बचपन। क्योंकि इस चैप्टर में दो स्टोरी है और दोनों ही स्टोरी में कुछ ऐसे बच्चों की बात हुई है जिनके ऊपर बचपन में ही जिम्मेदारियां आ गई हैं और वो अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग। तो आई होप आपने इन दोनों स्टोरी को पढ़ा होगा। पहला जो स्टोरी है उसमें साहिब नाम के एक कबाड़ी की स्टोरी बताई गई है, और जो सेकंड स्टोरी इसमें सेकंड पार्ट जो है उसमें मुकेश नाम का एक लड़का है जो कि एक बैंगल मेकर के परिवार से बिलोंग करता है। तो इन सभी के जो है जो माइजरेबल कंडीशन थी इन बच्चों की, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी, यानी सीमापुरी के जो कबाड़ी लोग थे उनके लाइफ को डिस्क्राइब करना है। तो इसमें सीमापुरी के जो कबाड़ी हैं उनके लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करना है, यानी उसका वर्णन करना है। और आपको शॉर्ट में लिखना है, यानी कि अराउंड 40 वर्ड्स में ये लिखना होता है। और फ्रेंड्स, आपके टाइम की बचत करने के लिए हमने यहाँ पे सभी आंसर्स को पहले से लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो आपको तरीके बताए गए हैं आंसर लिखने के, उन सभी तरीकों के अनुसार ही इसको लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई टेंस यूज नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें कोई टेंस जब यूज नहीं हुआ है तो चाहे आप इसका आंसर प्रेजेंट में लिख सकते हैं या फिर पास्ट में लिख सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी वॉज वेरी माइजरेबल। सबसे पहले मैंने आपसे कहा है कि आंसर की शुरुआत आप क्वेश्चन में से ही करेंगे, तो उसी तरह से शुरुआत किया गया है। यहां से पहले लिया गया द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी, यानी सीमापुरी के कबाड़ियों का जीवन। अब कैसा था आपको पता है कि उनका जीवन बड़ा ही दयनीय था, तो यहाँ पे आगे जोड़ा गया वॉज वेरी माइजरेबल। द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी वॉज वेरी माइजरेबल, यानी कि सीमापुरी के कबाड़ियों का जीवन बड़ा ही दयनीय था। अब आगे आप बता सकते हैं कि दे वर्क एज गार्बेज कलेक्टर्स, यानी वे कबाड़ इकट्ठा करने वालों के रूप में काम करते थे, कबाड़ी के रूप में काम करते हैं। फॉर अ लिविंग, यानी रोजी रोटी के लिए। फॉर अ लिविंग का मतलब हो जाता है रोजी रोटी के लिए। वे रोजी रोटी के लिए कबाड़ी वाला काम करते हैं। इवन देन दे कुड बेयरली फुलफिल दियर बेसिक नेसेसिटीज। तो इवन देन यानी कि इसके बावजूद भी दे कुड बेयरली फुलफिल, वे बड़ी मुश्किल से पूरी कर पाते हैं दियर बेसिक नेसेसिटीज, यानी कि अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं उसको बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। तो यहां पे कहा गया कि दे वर्क एज गार्बेज कलेक्टर्स फॉर अ लिविंग, वे रोजी रोटी के लिए गार्बेज कलेक्टर्स के रूप में काम करते हैं। इवन देन दे कुड बेयरली फुलफिल दियर बेसिक नेसेसिटीज, वे बड़ी मुश्किल से अपनी बेसिक जरूरतों को भी पूरा कर पाते हैं। मेनी ऑफ द रैक पिकर्स डू नॉट इवन हैव स्लीपर्स। अब यहां पे उनकी गरीबी को डिस्क्राइब किया गया है कि मेनी ऑफ द रैक पिकर्स, यानी उन कबाड़ियों में से बहुत से ऐसे थे, डू नॉट इवन हैव स्लीपर्स, जिनके पास यहां तक कि चप्पल भी नहीं था। ऑन दियर फीट, यानी उनके पैरों में। उन कबाड़ियों में से बहुत से ऐसे थे जिनके पास उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। दियर चिल्ड्रन वॉन्टेड टू रीड एंड प्ले। अब यहां पे बताया गया कि उनके बच्चे जो है वो पढ़ना चाहते थे और खेलना चाहते थे। Dear children wanted to read and play, उनके बच्चे खेलना और पढ़ना चाहते थे। But they were unable to do all this, लेकिन वे ये सब करने में असमर्थ थे। But they were unable, लेकिन वो असमर्थ थे to do all this, यानी ये सब करने में, यानी कि पढ़ने में और खेलने में। और क्यों असमर्थ थे? Because of poverty, गरीबी की वजह से। तो उनके बच्चे पढ़ना चाहते थे और खेलना चाहते थे, लेकिन गरीबी की वजह से वे ये सब करने में असमर्थ थे। तो इस तरह से देखिए आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब क्योंकि फ्रेंड्स ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, तो इतना लॉन्ग तो आपको लिखना होगा। तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट डू इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। यानी कि सीमापुरी के जो निवासी है, तो यहाँ पे इनहैबिटेंट्स का क्या मतलब है, वहां के जो निवासी हैं, जो रेजिडेंट्स हैं। तो सीमापुरी के निवासी व्हाट डू दे डू, यानी वो क्या करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, यानी अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी जीविका के लिए। तो आप यहां पे बता सकते हैं कि द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी। यहां पे देखिए सबसे पहले जो आंसर की शुरुआत की गई है वो क्वेश्चन में से की गई है। पहले यहां से सब्जेक्ट लिया गया है द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, यहां से पहले सब्जेक्ट लिया गया। अब देखिए क्वेश्चन में डू आया हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, तो इसका आंसर भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा है। यहां पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए यहां पे बिकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, यानी सीमापुरी के निवासी बिकम रैग पिकर्स, कबाड़ी बन जाते हैं, फॉर दियर सर्वाइवल, यानी अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी जीविका के लिए। द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी बिकम रैग पिकर्स फॉर दियर सर्वाइवल, यानी कि सीमापुरी के निवासी अपनी जीविका के लिए रैग पिकर्स बन जाते हैं, कबाड़ी बन जाते हैं। दे लुक अराउंड, यानी वे इधर उधर ढूंढते हैं, एंड सर्च द गार्बेज डम्प्स, एंड सर्च द गार्बेज डम्प्स, और इधर उधर किस लिए भटकते हैं, वो गार्बेज डम्प्स की तलाश करते हैं। टू लुक फॉर थिंग्स, यानी कि ऐसी चीजों के लिए, ऐसी चीजें ढूंढने के लिए वो इधर उधर घूमते हैं, दैट दे कैन सेल, जिसे वो बेच सकें, एंड अर्न देयर लिवलीहुड, और अपनी रोजी रोटी कमा सकें। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए गार्बेज का क्या महत्व था। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस, यानी क्या महत्व था, ऑफ गार्बेज, यानी कूड़ा करकट का, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और उन्हें उसमें क्या मिलता था, कूड़ा करकट में क्या मिलता था। तो ये दो चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए, गार्बेज वॉज अ सोर्स ऑफ वंडर। जैसा कि बताया गया है चैप्टर में कि बच्चों के लिए जो कूड़ा करकट है वो वंडर, यानी आश्चर्य का भी एक स्रोत है। उन्हें एक एक्साइटमेंट होती है, सुबह सुबह जब वो अपना बोरा या बैग लेके निकलते हैं तो उनको एक्साइटमेंट होती है कि देखते हैं कि आज कूड़े के ढेर में क्या मिलता है। जैसे कभी कभी उन्हें कुछ उनकी जरूरत की भी चीजें मिल जाती थी, तो ये एक सरप्राइजिंग थिंग होती थी उनके लिए। तो इसलिए आप बता सकते हैं कि फॉर चिल्ड्रन गार्बेज वॉज अ सोर्स ऑफ वंडर, बच्चों के लिए कूड़ा करकट जो है आश्चर्य का एक स्रोत था, एज वेल एज लिवलीहुड, और साथ ही साथ उनकी जीविका का भी एक स्रोत था। तो एक लाइन में आप ऐसे कह सकते हैं कि फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए, गार्बेज वॉज अ सोर्स ऑफ वंडर, कूड़ा करकट आश्चर्य का एक सोर्स था, एज वेल एज लिवलीहुड, और साथ ही साथ उनकी रोजी रोटी का भी एक स्रोत था। और आगे आप बता सकते हैं कि स्मॉल चिल्ड्रन लुक्ड फॉर समथिंग वैल्यूएबल। स्मॉल चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चे, लुक्ड फॉर समथिंग वैल्यूएबल, यानी कोई कीमती चीज ढूंढते थे, इन हीप्स ऑफ गार्बेज, यानी कूड़ा करकट के ढेर में। स्मॉल चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चे, लुक्ड फॉर समथिंग वैल्यूएबल, कोई कीमती चीज ढूंढते थे, इन हीप्स ऑफ गार्बेज, यानी कूड़ा करकट के ढेर में। समटाइम्स दे फाइंड अ रूपी, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, यानी उन्हें उस कूड़ा करकट के ढेर में क्या मिलता था। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि समटाइम्स यानी कि कभी कभी, दे फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, उन्हें कूड़े करकट में 1 रुपया मिल जाता था। एंड समटाइम्स इवन अ 10 रुपी नोट, और कभी कभी तो उन्हें 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था। सो इट इज सेड, और इसीलिए ऐसा कहा गया है, चैप्टर में ऐसा कहा गया है, दैट गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कि उनके लिए जो कूड़ा करकट था वो गोल्ड के जैसा था। तो सो इट इज सेड, इसलिए ऐसा कहा जाता है, दैट गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कि उनके लिए कूड़ा करकट गोल्ड के जैसा था। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इन तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है व्हाई डिड साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, यानी कि साहिब ने मिल्क बूथ पर जॉब क्यों ज्वाइन किया। व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस
और उसे उसकी सर्विस के लिए कितने पैसे मिलते थे। तो ये चीज यहाँ पे पूछा गया है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है कि व्हाई डिड साहिब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। पास्ट इंडेफिनिट में इसको लिखा गया है। और अगला जो क्वेश्चन है व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, ये पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के रूल से इसको लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पहले का आंसर लिखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आंसर की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन में से ही करेंगे और सबसे पहले उसमें से सब्जेक्ट लिया जाएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलेगा और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड है, इसके बाद जो सब्जेक्ट है हमारा क्या है, साहेब। तो यहां से स्टार्टिंग किया गया कि साहेब, और ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए ज्वाइन का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आया हुआ है। साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। पहले आप यहां इतना लिखेंगे क्वेश्चन में से कि साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, साहेब ने मिल्क बूथ पर जॉब ज्वाइन किया। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वाई से स्टार्ट है, यानी कि इसमें रीजन पूछा गया है कि उसने मिल्क बूथ पर जॉब क्यों ज्वाइन किया। और जब भी आपको रीजन बताना होता है तो आप उसको बिकॉज से कनेक्ट करते हैं, बिकॉज से जोड़ते हैं। तो आगे आप बता सकते हैं बिकॉज ही कुड नॉट अर्न एनी स्टेबल इनकम बाय रैक पिकिंग, क्योंकि वो रैक पिकिंग करके यानी कि कबाड़ बटोर कर वो कोई स्थिर आय नहीं कमा पाता था। तो बिकॉज ही कुड नॉट अर्न, क्योंकि वो नहीं कमा सकता था, एनी स्टेबल इनकम यानी कोई एक निर्धारित आय वो नहीं कमा पाता था, बाय रैक पिकिंग यानी कि कबाड़ इकट्ठा करके। टू फुलफिल हिज बेसिक नेसेसिटीज यानी कि अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो साहब ने मिल्क बूथ पर जॉब क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि वो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए रैक पिकिंग करके कोई स्टेबल इनकम नहीं कमा पाता था। तो यहां पे हमने इसका रीजन बता दिया। अब आगे पूछा गया कि व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, उसे उसकी सर्विस के लिए क्या मिलता था। तो ये पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव के रूल से लिखा गया है, तो उसको ऐसे हमने यहाँ पे लिखा है कि ही वॉज पेड यानी उसे दिया जाता था 800 रुपीज यानी 800 रुपए, एंड ऑल हिज मील्स और उसका पूरा भोजन, फॉर हिज सर्विस उसकी सर्विस के लिए, और उसके इस सर्विस के लिए उसके इस काम के लिए साहब को 800 रुपए और उसको पूरा भोजन दिया जाता था। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैक पिकर्स नॉट वेयर चप्पल्स, यानी कि साहेब और अन्य कबाड़ी चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, और वे इसके लिए कौन सा बहाना करते थे। एक्सक्यूज का मतलब यहाँ पे बहाना है। तो साहेब और अन्य कबाड़ी चप्पल क्यों नहीं पहनते थे, पहले ये आपको बताना है। और देखिए इसमें भी डिड नॉट आया हुआ है, और पहले आपको बताना है कि साहेब और अन्य कबाड़ी चप्पल नहीं पहनते थे, पहले ये चीज कहना है। तो आप सीधे कह सकते हैं कि साहेब एंड अदर रैक पिकर्स डिड नॉट वेयर चप्पल्स, इतना क्वेश्चन में से आप ले सकते हैं कि साहेब एंड अदर रैक पिकर्स डिड नॉट वेयर चप्पल्स, यानी कि साहेब और अन्य कबाड़ी चप्पल नहीं पहनते थे। अब उसका रीजन आप बिकॉज लगा के बता सकते हैं, बिकॉज दे वर सो पुअर, क्योंकि वे इतने ज्यादा गरीब थे, दैट दे कुड नॉट अफोर्ड टू बाय फुटवेयर, कि वो ये फुटवेयर या चप्पल जूते ये सब खरीद नहीं सकते थे। तो क्योंकि वे इतने ज्यादा गरीब थे कि वे चप्पल नहीं खरीद सकते थे। दे गेव एन एक्सक्यूज फॉर इट, और वे इसके लिए एक बहाना करते हैं। एक तो वैसे तो उसमें एक बच्चे ने कहा था कि मेरी माँ चप्पल को टांड पर से उतारती ही नहीं है, तो ये भी चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर सीधे आप बता सकते हैं कि दे गेव एन एक्सक्यूज फॉर इट, वे इसके लिए एक बहाना करते हैं, दैट इट वाज देयर ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, कि नंगे पैर रहना उनकी ट्रेडिशन है, उनकी परंपरा है। तो दे गेव एन एक्सक्यूज फॉर इट। अब यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट में है ये, व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया है कि दे, और फिर गिव का सेकंड फॉर्म आ गया गेव। अब क्या देते हैं, बहाना, एन एक्सक्यूज फॉर इट यानी इसके लिए, वे इसके लिए एक बहाना करते हैं, दैट इट वाज देयर ट्रेडिशन, कि ये उनकी परंपरा है, टू स्टे बेयरफुट यानी नंगे पैर रहना उनकी परंपरा है। आई होप ये भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है, हु वाज मुकेश, यानी कि मुकेश कौन था। वेयर डिड ही बिलोंग, वो कहां से बिलोंग करता था। एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपको पता है कि मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर,
मुकेश कौन था? एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था। तो आप बता सकते हैं कि मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था। ही बिलोंग टू फिरोजाबाद, और वो कहां से बिलोंग करता था? फिरोजाबाद से बिलोंग करता था। वेयर एवरी अदर फैमिली, जहां पे हर दूसरा परिवार वॉज एंगेज यानी लगा हुआ था इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में। तो वो कहां से बिलोंग करता था? फिरोजाबाद से, जहां पे हर दूसरा परिवार जो है चूड़ियां बनाने में लगा हुआ था। तो आगे उसका एम्बिशन आप बता सकते हैं कि हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। उसकी एम्बिशन क्या थी? एक मोटर मैकेनिक बनना। एज ही वांटेड टू बी हिज ओन मास्टर, क्योंकि वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता था। वो अपने परिवार के बिजनेस को नहीं करना चाहता था, चूड़ी बनाने का काम नहीं करना चाहता था। वो क्या करना चाहता था? हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, क्योंकि वो खुद का मालिक बनना चाहता था। तो इस तरह से आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। आई होप एकदम अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। यानी कि जो बैंगल मेकर्स हैं वो ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो सकते हैं, संगठित क्यों नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको इस आंसर का पहला लाइन कैसे लिखना है। तो फर्स्ट लाइन आपको इसी क्वेश्चन में से लिखना है कि द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। कि जो बैंगल मेकर्स हैं वो संगठित नहीं हो सकते हैं, बिकॉज दे आर ट्रैप्ड इन द विशियस सर्किल ऑफ साहूकार्स, मिडिलमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। क्योंकि ये जो बैंगल मेकर्स हैं वो एक कुचक्र में फंस गए हैं। और वो किसके कुचक्र में फंस गए हैं? साहूकारों के, मिडिलमैन यानी बिचौलियों के, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन के चक्कर में फंस गए हैं। हु एक्सप्लॉइटेड देम, जो उनका शोषण करते थे। हु एक्सप्लॉइटेड देम, एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? शोषण करना। तो हु एक्सप्लॉइटेड देम यानी जो उनका शोषण करते थे। ये जो साहूकार है, मिडिलमैन है, ब्यूरोक्रेट्स है एंड पॉलिटिशियंस है, ये सभी लोग उन्हें अपने कुचक्र में फंसाए हुए हैं, यानी उन्हें मजबूर करते हैं इस ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के लिए, और उसका ज्यादातर प्रॉफिट ये खुद लेते हैं। तो इफ दे डिड सो, यदि वो ऐसा करते, आगे आप बता सकते हैं कि इफ दे डिड सो, यदि वो ऐसा करते यानी कि यदि वो संगठित हो जाते, दे वुड बी ड्रैग टू जेल बाय द पुलिस, तो पुलिस के द्वारा उन्हें जेल में डाल दिया जाता। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में कुछ बच्चे भी काम करते थे, और बच्चों का काम करना इलीगल है, जैसा कि आप जानते होंगे कि चाइल्ड लेबर जो है वो इलीगल है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि जो बैंगल मेकर्स थे वो ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, या फिर व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फिरोजाबाद किस लिए फेमस है। तो आप बता सकते हैं कि द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद शहर जो है, इट्स फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, वो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ब्यूटीफुल बैंगल्स कैन बी सीन ऑल ओवर, और फिरोजाबाद में चारों तरफ सुंदर सुंदर चूड़ियां देखी जा सकती हैं। बता सकते हैं कि वहां पे हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के बिजनेस में लगा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और जो फिरोजाबाद है वो भारत के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का एक केंद्र है, कांच उद्योग का एक केंद्र है। तो इसलिए फिरोजाबाद फेमस है। तो आप बता सकते हैं द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, यानी फिरोजाबाद शहर अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ब्यूटीफुल बैंगल्स कैन बी सीन ऑल ओवर, चारों तरफ सुंदर सुंदर चूड़ियां देखी जा सकती हैं। एवरी सेकेंड फैमिली इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग हियर, और यहाँ पे हर दूसरा परिवार बैंगल मेकिंग वाले बिजनेस में लगा हुआ है। और इट इज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। जो फिरोजाबाद है वो भारत के कांच उद्योग का एक केंद्र है, एक सेंटर है। फ्रेंड्स, ये है हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। तो इसमें पूछा गया है कि ग्लास बैंगल इंडस्ट्री यानी कि कांच उद्योग में काम करने के हैजर्ड्स, हैजर्ड्स यानी रिस्क या फिर डेंजर्स, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के खतरे क्या हैं।
ये यहाँ पे पूछा गया, इसका हमें मेंशन करना है यानी जिक्र करना है। तो आप बता सकते हैं कि द मेन हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कि ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने का जो मुख्य जोखिम है वो क्या है? इज टू लूज योर आई साइट, अपनी आंखों को खो देना है, आंखों की रोशनी को खो देना है। क्योंकि जैसा कि चैप्टर में बताया गया था कि वहां पे बहुत से लोग अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते थे। तो द मेन हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने का जो मेन हैजर्ड है वो क्या है? इज टू लूज योर आई साइट, अपनी आंखों की रोशनी को खो देना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक समय के दौरान, एक समय के बाद। बैंगल्स आर मैन्युफैक्चर्ड, अब यहां पे आगे बताया गया है कि वो उनकी आंखों की रोशनी कैसे खो जाती है। बैंगल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द ग्लास फर्नेसेस, क्योंकि जो बैंगल्स है, जो चूड़ियां हैं, वो कांच की भट्टियों में बनाई जाती हैं। बैंगल्स आर मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज किया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के, कि बैंगल्स आर मैन्युफैक्चर्ड यानी कि चूड़ियों को बनाया जाता है इन द ग्लास फर्नेसेस, यानी कि कांच के भट्टियों के पास, विद हाई टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब भाई भट्टी है तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा ही। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, वो भी छोटे छोटे सेल्स में उसको बनाया जाता था जिसमें ना तो लाइट होती थी और ना तो हवा होती थी। सो द पीपल और द चिल्ड्रन, इसलिए वहां पे जो लोग थे या फिर जो बच्चे थे, हु वर्क नियर द फर्नेसेस, जो भट्टी के पास काम करते थे, ऑफन लूज देयर आई साइट, वे अक्सर अपने आंखों की रोशनी खो देते थे, फ्रॉम द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग, उसको पॉलिश करने पर जो डस्ट उड़ता था उसकी वजह से। और लास्ट में आप ये बता सकते हैं कि इवन देन दे रिमेन पुअर, और तब भी वो गरीब के गरीब ही रह जाते थे, इतना सब करने के बावजूद भी वो गरीब के गरीब ही रहते थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं, और जैसा आपको तरीका बताया गया आंसर लिखने का, बिल्कुल उसी तरीके से ये सभी आंसर्स लिखे गए हैं। इसको एक बार आप ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप नेक्स्ट चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।